अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इकोब्रिड जेनेटिक्स, जहां हम आपको जदीद गुड फार्मिंग के मतलब गाइड कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थाईलैंड ने अपनी बकरियों और भेड़ों की फार्मिंग में इतनी जल्दी तरक्की क्यों की है। हालांकि उधर पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल हालात है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके फ्लड आते हैं और उनके पास जैसे हमारे ग्रेजिंग है या खुश्क टाइम रहता है वो बहुत कम रहता है। अक्सर डेली भी बारिश हो रही होती है और उनके पास फॉडर मैनेजमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है जैसे हम चारे को उगा सकते हैं। उनके पास सीजनल या जो ऐसे जो हाई ह्यूमिडिटी पे चारे हैं वो रह सकते हैं। दूसरा उनका ये है कि उनके पास ज़्यादा डिमांड जो है वो कमर्शियल एनिमल्स की है कि उसमें मीट की कुर्बानी वाली भी उसमें डिमांड नहीं है जैसे हमारे पास आती है। तो जो आज की वीडियो में हमारी डिस्कशन है कि थाईलैंड ने अपनी गोट फार्मिंग को कैसे इम्प्रूव किया और उन्होंने अपने हर्ड को कैसे इतनी जल्दी थोड़े टाइम पीरियड के साथ इम्प्रूव किया। जो आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान का फार्मर थाईलैंड की जो गोट फार्मिंग में उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेके हैं उससे क्या सीख सकता है। तो मेरे साथ फ़हीम खान साहब मौजूद हैं, ये हमारे इकोब्रिड जेनेटिक्स के सीईओ भी हैं और इन्होंने ही सारी इस पे एफर्ट्स किए हैं जो हमने पाकिस्तान में बोर गोट के सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं और सारी इंडस्ट्री में इसको फाइंड आउट किया है कि हम कहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि थाईलैंड के पास गोट्स कोई अच्छी ब्रीड नहीं थी, जैसे हमारे पास बीटल है या टेडी है, बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं, लेकिन थाईलैंड के पास इतने बड़े स्ट्रक्चर वाला एनिमल नहीं था, छोटे स्ट्रक्चर वाला एनिमल था और उन्होंने कितनी जल्दी अपनी जो हर्ड है उसको चेंज किया और वो बोर गोट पे आए हैं, डॉर्पर शीप पे आए हैं। तो उन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में अपने हर्ड्स को इम्प्रूव किया है। तो आज के टॉपिक में हम आपको डिटेल से बताएंगे उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपने हर्ट्स को इम्प्रूव किया है। तो सबसे पहले मैं फ़हीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी भी आप रिसेंटली थाईलैंड में वर्किंग करके आए हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि उन्होंने ब्रीडिंग में कैसे काम किया जिससे वो अपनी हर्ट्स को उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि 20-25 साल पहले थाईलैंड और पाकिस्तान तकरीबन मिलते-जुलते मुल्क थे। ये कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है थाईलैंड की कि गोट फार्मिंग की और एग्रीकल्चर की उन्होंने। और वहाँ आपको पता है कि चूंकि गोट फार्मिंग की तरफ वो आए क्यों, कैटल और गोट फार्मिंग की तरफ, वो तो या खुद थाईलैंड के जो लोग हैं वो या तो सी फूड का इस्तेमाल करते हैं या वो चिकन करते हैं या पिग करते हैं। तो गोट और शीप की तरफ और कैटल फार्मिंग की तरफ उनका रुझान बना क्योंकि वहाँ पर हर साल लाखों और करोड़ लोग विजिट करते हैं। तो उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक तो टारगेट किया टूरिस्ट को। दूसरा उनका सर जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि नेशनल लेवल पर उन्होंने ये फैसला किया कि हमने थाईलैंड को बनाना है किचन ऑफ द वर्ल्ड। किचन ऑफ द वर्ल्ड में उनका विजन क्या था कि हम ऑलरेडी थाईलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप 1-2 मुल्कों में चिकन एक्सपोर्ट थाईलैंड इन्वॉल्व है, उसमें सी फूड में थाईलैंड इन्वॉल्व है, प्रोसेस जो आपका फ्रोजन फूड है उसमें वो टॉप 10 में है, श्रिम्प उनके जा रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें जा रही हैं, पिग भी वो बेचते हैं। तो अब वो पीछे पड़ गए गोट, शीप और कैटल के। तो सबसे पहला जो उनका आने का मकसद था वो यही था। अब जो इसमें उन्होंने उनसे हम सीख सकते हैं वो ये है, सबसे पहले तो उन्होंने ब्रीड पे बहुत ज्यादा काम किया, जेनेटिक्स, कि जहां से दुनिया की अच्छी चीज मिलती है, जितनी अच्छी अमेरिकन ब्राह्मण आपको अमेरिका से मिलेगी उतनी अच्छी आपको मिलेगी थाईलैंड में, क्योंकि वो ब्रीड जेनेटिक्स एलीट लाते हैं। सेम शीप और गोट में भी है, हालांकि अगर उनके पास इस वक्त टोटल मुल्क में 10 लाख बकरियां हैं तो 6 लाख उसमें एलीट होंगी। ठीक है, यानी वो बाहर से उन्होंने मंगवाई, उसमें बोर गोट आ दिया, गोर गोट भी है और बाकी भी जो अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं वो उनके पास है। तो सबसे पहला तो हो गया जेनेटिक्स का। तो दूसरा जो है कि हमारी
फार्मिंग में और उनकी फार्मिंग में क्या फर्क है, तो उनके शेड्स बड़े खूबसूरत है, उनकी हाउसिंग बहुत खूबसूरत है। वहाँ आप चाहें तो एक तो वो एलिवेटेड है, उससे वो फ्लड से भी बचा जा सकता है, उसकी सफाई सुथराई बाकी चीज़ों में बहुत आसानी है। और अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ बकरी के शेड में चले जाए आप, तो वहाँ पर एक खास स्मेल और बाकी चीज़ें होंगी, वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम होगा, सफाई का भी नाकस इंतज़ाम होगा, पानी का और फीड का भी होगा। वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत आइडियल मिलेगी, आप देख के खुश हो जाएंगे कि वहाँ गोट्स को कैसे एक वीआईपी किस्म की हाउसिंग कंफर्टेबल जिसमें वो रहें वो वाली। तीसरी बात जो उनसे हम सीख सकते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ भेड़ बकरियां लोग पालते तो है, लेकिन उस पे खर्चा नहीं करते या उसका ख्याल नहीं रखते। वहाँ पर उनकी जो मैनेजमेंट है, एक तो आप डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन और उसके बाद मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स वो प्रॉपरली उनका ख्याल रखते हैं। फिर उनकी फीड, तो वहाँ पर आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के साइलेज वो बनाते हैं, पाइनएप्पल का साइलेज बनाते हैं, मुख्तलिफ और जो भी चीज़ें हैं उनकी, तो फीड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके ऊपर वो तवज्जो देते हैं। वो हर चीज़ को ये देखते हैं कि हम कितनी इनपुट डालेंगे तो उससे हमें कितनी आउटपुट मिलेगी, तो वो कमर्शियली उसको देखते हैं। हमारा ज़मींदार ना तो कैलकुलेट करता है कि मैं क्या डाल रहा हूँ, और उनकी लर्निंग इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि एक जानवर है, भेड़ बकरी है या गाय है या कोई भी है, उसको एक मुकम्मल बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें फैट भी हो, जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी हो। तो वो लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। और लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैरत की बात है कि कहाँ 10 लाख बकरियां जिन लोगों की हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और कहाँ हमारे पास 9 करोड़ बकरियां। आप जान के हैरान होंगे कि वैल्यू एडेड जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली गोट और शीप रिलेटेड। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ घरों में बच्चों के पास क्या है, वो मुख्तलिफ किस्म के पापड़ और सलांटियाँ और अला बला गंद बला चीज़ें वो खा रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ आप ये देखें कि एक ये प्रोडक्ट है क्रिस्पी गोट मीट स्लाइसेस। ये उन्होंने ड्राई चिप्स जिस तरह आप आलू के बनाते हैं, ये इस तरह उन्होंने आपके लिए वो स्लाइसेस बना दिए हैं गोट के मीट के। अगर बच्चा, हम यहाँ पर ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को वो ऊट पटांग चीज़ों के बजाय एक न्यूट्रिशनल साफ सुथरी ये चीज़ें आ जाए, तो वो ये एक प्रोडक्ट है। इस पर हम एक प्रोग्राम अलग से भी करेंगे, लेकिन अभी आपको सरेदस्त मैं ये बता दूं कि वो गोट मिल्क सोप बनाते हैं, वो गोट मिल्क शैम्पू बनाते हैं, वो गोट मिल्क लोशन बनाते हैं, और पूरी दुनिया को जो टूरिस्ट आते हैं तो उनको फिर वो बेचते हैं। इसके अलावा जो हैरान कुन बात ये है कि आपको बड़े मेगा स्टोर्स पे, और उनका एक 7-Eleven चेन है, उस पे आपको गोट मिल्क फ्लेवर्ड मिल जाएगा। यानी वहां पर उन्होंने 8-8, 10-10 हजार बकरियों की ऐसी फार्मिंग की हुई है कि वो अपने ब्रांड के लिए वो आपको गोट मिल्क फ्लेवर्ड में, चॉकलेट में, स्ट्रॉबेरी में, पाइनएप्पल में वो मिल जाएगा, ठीक है। और आपको गोट मिल्क की न्यूट्रिशन वेल इंपॉर्टेंस का पता है। इसके बाद वहां आपको चीज मिल जाएगा, वहां आपको गोट मिल्क आइसक्रीम मिल जाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा मुल्क जहां पर इतना ज्यादा बकरियां पाई भी नहीं जाती, फिर भी वो कितना वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं और आगे उसको कैसे वो बढ़ा रहे हैं। इसमें आज की वीडियो में हम ये समराइज करते हैं कि थाईलैंड में जो फार्मिंग है वो हमसे मुश्किल है, क्योंकि उधर बारिशें ज़्यादा हैं, तो उधर फ्लड के इश्यूज भी रहते हैं। तो हमारे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती बारिशों की, बकरियों को नीचे हम फ्लैट जगह पे भी रखें तो खुश्की मैनेज करना ईजी होती है। लेकिन थाईलैंड में इस प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने इसको मैनेज किया एलिवेटेड फ्लोर के साथ। और मोस्टली लोगों के उधर हमने भी विजिट किया तो मोस्टली लोगों के पास लकड़ी का फ्लोर है उन्होंने डाला हुआ,
तो उन्होंने एलिवेटेड फ्लोर से अपने बारिश के मसाइल या जो नमी के मसाइल थे वो उनको सबको कवर किया। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपनी ब्रीड्स थी उसको इम्प्रूव किया कि हम वो वाली ब्रीड लेके आए, जैसे अब हमने पाकिस्तान में बोर गोट को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो। तो वो लोग बोर गोट को लेके आए हैं, डॉर्पर शीप को लेके आए हैं, सैनन को लेके आए हैं, ताकि जो हाई प्रोडक्शन वाली बकरियां हैं और भेड़े हैं उनको वो लेके आए ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो। और लास्ट बात जो उन्होंने की है वो है वैल्यू एडिशन। जब भी आप किसी आइटम में वैल्यू एडिशन करते हैं तो उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो उन्होंने गोट के मिल्क में, मीट में बहुत सारी वैल्यू एडिशंस किए हैं, जैसे अभी आपने सारा सुना। तो हम पाकिस्तान में भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम अच्छी जेनेटिक्स वाली, हाई परफॉर्मेंस वाली ब्रीड्स पे काम करें ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो पर एनिमल। दूसरा ये है कि हम जो जदीद तरीके हैं जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, इंसेमिनेशन है, हम उन पे आएँ। और लास्ट चीज़ ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। इसमें मैं 2 पॉइंट डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से डालना चाहता हूँ। एक ये है कि वहाँ पर एक और जो डिफरेंट चीज़ है, जो रिसर्च के सेंटर्स हैं या गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनका और फार्मर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ जो चीज़ रिसर्च में आती है वो आम बंदे तक पहुँचती नहीं, वो किताबों में ही दब जाती है। ठीक है, ये। दूसरी अभी आपको मैं बात बताऊँ कि वहाँ पर खूबसूरती जानवरों के जब हमारे यहाँ होते हैं ना, अभी ईद आई हुई है तो वहाँ मेरे दोस्तों ने 2 बकरे खरीदे हैं। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। 70 किलो के बकरे थे तो वो पाकिस्तानी 50,000 रुपया एक बकरे की कीमत बनती है। वो बोर गोट क्रॉस थे। अब हमारे यहाँ अगर 70 किलो का बकरा ले आए तो वो 1.5-2 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। वो आपको कहेगा जी मुझे खूबसूरती है जी ये। वहाँ खूबसूरती कोई कैरेक्टर नहीं है, वो कह रहे हैं भाई वेट की बात करो। वो इस वजह से कि कमर्शियली वो जानवरों को पालते हैं और गोट और शीप की कमर्शियल फार्मिंग होती है। हमारे यहाँ ये है कि चूंकि कमर्शियल ब्रीड भी नहीं है और कमर्शियल फार्मिंग भी नहीं करते, तो कैलकुलेट नहीं करते, तो आखिर में हम लोगों को एक किस्म का इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि मेरा जानवर खूबसूरत बहुत है, मुझे पैसे। इसमें ना मैं जो कमर्शियल की बात कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि सपोज मेरे फार्म पे जो बच्चा पैदा हुआ है उसने अगर 20 किलो वेट गेन कर लिया तो 20 किलो का जो स्लॉटरिंग पे मुझे पैसे मिलने हैं वो वाला रेट है। कि जो जैसे हम कहते हैं जो हम जानवर कसाई को बेचे हैं, उसने जाके ज़िबा करके गोश्त बेचना है, तो उस वाली कैटेगरी को कमर्शियल स्केल कहते हैं। कि हमने उसको कमर्शियल जो हमने मीट पैदा किया, मटन पैदा किया, उसको हमने कमर्शियल लेवल पे बेचा है। हमारे जो मोस्टली फार्मिंग की जाती है वो ईद के लिए की जाती है, क्योंकि ईद में कमर्शियल मॉडल नहीं होता, सप्लाई एंड डिमांड का होता है, क्योंकि उस वक़्त डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और लोगों ने कुर्बानी के लिए करना होता है। तो हमारे फेलियर की ये भी वजह है कि हमारा जो मॉडल, फार्मिंग मॉडल है वो कमर्शियल नहीं है, वो एक ऑर्नामेंटल पे हम मतलब कि जो कुर्बानी के लिए हम ब्यूटी के लिए करते हैं, तो उस पे हमें कुछ पैसे बच जाते हैं। एक्चुअली जो फार्मिंग है, जैसे दुनिया में सारी जगह पे भी हमारे साथ जो कुलीग साउथ अफ्रीका के भी हैं, तो उनसे भी हमारी डिस्कशन होती है। तो हमारी एक कुलीग कॉर्ली आई हैं, तो उनके पास 1200 भेड़ें हैं। तो उनका हमने पूछा कि आप कैसे सेल करते हैं? तो वो उनको ब्रीडिंग करवाते हैं, जब 3 माह का बच्चा होता है बेच देते हैं और उससे उनको पैसे बचते हैं। तो इसी तरह जब हम कमर्शियल फार्मिंग पे आएँगे, हमारी ब्रीड्स जो कमर्शियल परफ़ॉर्म करेंगी, तभी हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी बेहतर होगी। तो इसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक आप यू हमारे सर। साथ जुड़े हैं। और दूसरा, इस तरह की जदीद हम जो दुनिया में लोगों ने प्रैक्टिसेस की हैं, कामयाब मॉडल किए हैं, हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू।